नमस्कार बच्चों। आइए, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया। आज सेकंड पार्ट में हम लोग उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। ठीक है। आइए, उत्पादन संभावना वक्र को हम लोग रूपांतरण वक्र भी बोलते हैं। देखो, इस नाम को तोड़ो, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन की संभावनाओं को बताने वाला वक्र का मतलब ग्राफ। अब ये उत्पादन की संभावनाओं को बताने वाला एक ग्राफ होता है, लेकिन कितनी वस्तुओं की? दो वस्तुओं की। कितनी वस्तुओं की? दो वस्तुओं की। दो वस्तुओं के ग्राफ, दो वस्तुओं की उत्पादन की संभावनाओं को बताने वाला जो एक ग्राफ होता है वो उत्पादन संभावना वक्र होता है। ग्राफ को समझने से पहले सबसे पहले हम एक टेबल को समझेंगे। ठीक है, लाइए आइए एक एग्ज़ाम्पल की सहायता से समझते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ज़मीन है और आपके पास कुछ पैसा है। ठीक है, ये आपके पास दोनों ही एक तरीके से कहते हैं ये हमारे पास संसाधन है। क्या है? संसाधन, जिसकी सहायता से हम लोग उत्पादन करते हैं। आइए हम इस सहायता की सहायता एग्ज़ाम्पल की सहायता से समझते हैं। हमें सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन और पैसा हमारे पास क्या है? ज़मीन और पैसा है, कुछ लिमिटेड है हमारे पास, ये संसाधन है। अब इस संसाधन से हम लोग गेहूं और चावल का उत्पादन करना चाहते हैं। गेहूं और चावल का, क्योंकि हम दो वस्तुओं का ही उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ये मान्यताएं हैं। मान्यता मतलब उत्पादन संभावना वक्र केवल दो वस्तुओं की उत्पादन की संभावनाओं को बता सकता है। तो हमें गेहूं और चावल का उत्पादन करना है, हमारे पास कुछ ज़मीन है और कुछ पैसा है। पहली पॉसिबिलिटी है ए। अगर हम अपना सारा पैसा और सारी ज़मीन गेहूं के उत्पादन पर लगाते हैं, मतलब पूरे का पूरा पैसा जो हमारे पास था, सपोज़ 5 लाख रुपए थे और हमारे पास 500 गज ज़मीन थी, हमने गेहूं के उत्पादन पर लगा दिए सपोज़, तो गेहूं का प्रोडक्शन हुआ 100, लेकिन चावल का प्रोडक्शन कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। बी पॉसिबिलिटी बहती है, देखो ऐसा है कि कुछ लोग चावल खाने भी वाले भी होंगे, है ना। अगर हम चावल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? गेहूं का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मतलब पहले हमने सारा पैसा और सारी ज़मीन गेहूं के उत्पादन पर लगाई थी, अब उसमें से हम कुछ पैसा, जैसे मान के चलो 1 लाख रुपए और 500 गज ज़मीन थी हमारे पास, तो 1 लाख रुपए और उसमें से 50 गज ज़मीन हमने चावल के उत्पादन पर लगाया, तो चावल का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन गेहूँ का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम जैसे जैसे धीरे धीरे करके गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे हमें चावल का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें गेहूं का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके क्या करना पड़ रहा है? कम करना पड़ता है। अर्थात हमें चावल से जो गेहूं से रिसोर्सेज निकाल कर, मतलब ज़मीन और पैसा निकाल कर किसकी तरफ लगा रहे हैं? हम चावल की तरफ लगा रहे हैं। तो चावल का और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन गेहूं का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके कम हो रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कॉम्बिनेशन की, अगर आप चावल पर अपने सारा पैसा और सारी ज़मीन लगा देते हो तो चावल का प्रोडक्शन होता है चावल 40, लेकिन गेहूं का प्रोडक्शन क्या होता है? 0। अब क्या होता है? उत्पादन संभावना अनुसूची, इसको हम बोलते हैं उत्पादन संभावना अनुसूची, उत्पादन संभावना वक्र, ये वक्र है। लेकिन जब इसी चीज़ को एक्चुअली हम लोग एक डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं, तो ये कहलाएगा उत्पादन संभावना वक्र। देखो फिर से समझो, ये हो गई उत्पादन संभावना अनुसूची टेबल, और ये हो गया उत्पादन संभावना वक्र। ये बना कैसे? देखो, एक एक्सिस पे हमने गेहूं रिप्रेजेंट किया है, इस पे हमने कपड़ा लिखा है, यहाँ पर आप चावल मान के चलो इसको सपोज फॉर एग्जांपल। एक कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है कि अगर हमने सारा पैसा अपना गेहूं पर लगाया तो गेहूं का प्रोडक्शन 100 हुआ, लेकिन चावल का प्रोडक्शन 0 हुआ, सपोज ऐसे समझ लो। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर ए कॉम्बिनेशन के बाद बी कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर आओ। कह रहा है कि अगर आप कपड़ा यहाँ मान के चलो, चावल मान के चलो यहाँ पर सपोज, है ना। अगर चावल का प्रोडक्शन आप 1 की जगह 0 मान के चलो, 10 करते हो आप, इसका प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन इसका प्रोडक्शन देखो 100 से कितना हो गया? 90 हो गया बी कॉम्बिनेशन पे। आ जाओ अब सी कॉम्बिनेशन पे आ जाओ कि अगर आप और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो इसका प्रोडक्शन आपका देखो 90 से कितना हो गया? 70 हो गया सी कॉम्बिनेशंस पे। फिर अगर इसके प्रोडक्शन और बढ़ाते हो, 2 से 3 की तरफ जाते हो, इसका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन इसका प्रोडक्शन और कम हो जाएगा। एक कंडीशन आएगी, ठीक है, ई कॉम्बिनेशन, जब आपने पूरा का पूरा पैसा और ज़मीन किस पर लगा दिया? आपने किस पर लगाया? हाँ, वेरी गुड, चावल पर लगाया, तो गेहूं का प्रोडक्शन कितना हो गया? 0। जब आप इसको इस तरह से इन पॉइंटों को एक बार
इस तरह से करके ऊपर से ड्राइव करते हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो एक कर्व बनता है जिसको हम बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या हुआ बच्चों? दो वस्तुओं के यहाँ पर हमने गेहूँ और चावल लिया है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को बताने वाला एक ग्राफ होता है, ठीक है, जिसे हम लोग उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। देखिए, कोई भी देश उत्पादन ना दो चीज़ों से करता है, संसाधन और तकनीक की सहायता से। संसाधन क्या होते हैं भाई? ज़मीन है ना, ज़मीन हो गया, श्रमिक हो गया, पैसा हो गया। सीधी सी बात है भैया, जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, जितना ज़्यादा लेबर होगा, प्रोडक्शन आप उतना ही ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और जितनी कम ज़मीन होगा, जितना कम पैसा होगा आपके पास, उतना ही प्रोडक्शन आप क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। तो समझ में आ गया, ठीक। तो उत्पादन हम लोग संसाधन और तकनीक की सहायता से करते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की डेफिनेशन आपने पढ़ी, दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को बताने वाला एक ग्राफ जो होता है उसको हम बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं, ठीक है। देखो, सबसे पहली विशेषता क्या होता है? इसका झुकाव ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं नीचे की तरफ को होता है। मतलब ये समझिए, जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो इस तरह से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब ये है कि भैया, अगर आप इसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, किसका? जीरो। देखो, दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मतलब अगर आप संसाधनों को एक्स वाई से हटाकर एक्स की तरफ लगाते हो तो एक्स का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, इसका प्रोडक्शन तो यहाँ पर ये इस तरह से बढ़ गया, लेकिन इसका प्रोडक्शन यहाँ से क्या हो गया? कम हो गया। मतलब इसका प्रोडक्शन घट गया और इसका प्रोडक्शन बढ़ गया। तो कहने का मतलब, पहली विशेषता, इसका झुकाव ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, देखो लेफ़्ट है और ये राइट है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ को होता है। अर्थात इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको इसका उत्पादन घटाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित होते हैं। सीधी सी बात है, अगर इसका उत्पादन बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है कुछ संसाधन आपको यहाँ से हटाकर यहाँ लगाने पड़ेंगे, तो इसका उत्पादन बढ़ रहा है, इसका उत्पादन घट रहा है, ठीक। दूसरी विशेषता क्या है? पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। देखो, नतोदर क्या होता है? ये जो है मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, और नतोदर का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ है, ये है मूल बिंदु। तो नतोदर होता है, क्यों होता है? सीधी सी बात है, बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण, बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा, यार ये सीमांत अवसर लागत क्या होता है? देखो, सीमांत अवसर लागत क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो, सीमांत अवसर लागत क्या बताता है? सीमांत अवसर लागत ये बताता है कि आप जब संसाधनों को, देखो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने चावल को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे हमने गेहूँ को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखो, मान के चलो इस वाले पॉइंट पर देखो, आप चावल का प्रोडक्शन इतना कर रहे हो, गेहूं का प्रोडक्शन इतना कर रहे हो, चावल का इतना कर रहे हो, ये पहली कंडीशन है आपके पास। सपोज फॉर एग्जांपल इस कंडीशन को हम मान लेते हैं पॉइंट ए। अब आप पॉइंट बी की तरफ देखो, पॉइंट बी की तरफ देखो, जब आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो तो चावल का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है और गेहूं का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब इसमें हानि हो रही है और इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो सीमांत अवसर लागत बताती है कि जब हम संसाधनों को वाई एक्सिस से हटाकर, वाई एक्सिस यहाँ पर गेहूं है तो वाई एक्स से हटाकर एक्स एक्स की तरफ लगाते हैं तो एक्स का तो प्रोडक्शन होता है, एक्स के प्रोडक्शन में जो है लाभ होता है और वाई के प्रोडक्शन में क्या होती है? कमी होती है। कहने का मतलब क्या होता है? सीमांत अवसर लागत क्या होता है? डेल्टा वाई की हानि अपॉन डेल्टा एक्स का लाभ। फिर से देख लीजिए, डेल्टा वाई की हानि और डेल्टा एक्स का लाभ। इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज फॉर एग्जांपल 0y x, ठीक है। इसका प्रोडक्शन था 10, इसका प्रोडक्शन है 6। अब देखो, इसका प्रोडक्शन हो गया, सीधी सी बात है, आपका
6 से हो गया ये आपका सपोज़ 8 हो गया, और इसका प्रोडक्शन हो गया मान के चलो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन किसका बढ़ा, इसका बढ़ा, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, किसका घटा, इसका घटा, कितना घटा 2। एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था y की हानि और x का लाभ, ठीक है। हानि कितनी हुई, y में हानि कितनी हुई भाई 10 में से 8 गया है ना, तो 2, और लाभ कितने का हुआ इसमें 2 का, तो 2/2 बराबर 1। तो सीमांत अवसर लागत कभी भी हम लोग इस तरह निकालते हैं, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत। चलो ये हो गया आपका सीमांत अवसर लागत। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, सीमांत अवसर लागत आपकी बढ़ती हुई भी आ सकती है, समान भी आ सकती है, और घटती हुई भी आ सकती है। इसको एग्जाम्पल को मैं भी आपको बताऊंगा। अभी याद रखना, पीपीसी का जो नॉर्मली जो शेप होता है वो इस तरह से होता है, कॉनकेव अर्थात नतोदर, याद रखना नतोदर, ठीक है। कॉनकेव को बोलते हैं, सॉरी इधर में आ जाइए, इंग्लिश मीडियम का है, एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी के अलग अलग बना रखे हैं। नतोदर, पीपीसी का जो आकार होता है वो नतोदर भी हो सकता है, जिसको हम कॉनकेव बोलते हैं। अगर आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या सीमांत अवसर लागत लगातार बढ़ती हुई आती है, सपोज़ आपको मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको पेपर में, आपको उसकी सीमांत अवसर लागत निकालनी पड़ेगी। अगर वो आपकी बढ़ती हुई आती है तो पीपीसी का आकार बनेगा नतोदर, और अगर वो आपकी लगातार बराबर आती है, स्ट्रेट लाइन आती है 5 5 5 5 5 इस तरह से आती है, तो वो सरल रेखा बनेगा। और अगर वो एमओसी आपकी लगातार सीमांत अवसर लागत घटती हुई आएगी तो आपका आकार बनेगा उन्नोदर। पेपर में क्वेश्चन पूछता है क्या जो है पीपीसी आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है सरल रेखा, तो आप बताएंगे हो सकता है। कब, जब आपकी एमओसी या सीमांत अवसर लागत स्ट्रेट आए। इसके लिए क्वेश्चन जो है आपको, एक मिनट, ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है आपसे। एक क्वेश्चन जैसे बताएगा, बताओ इस टेबल के आधार पर बताओ पीपीसी का आकार क्या होगा। अब पीपीसी का आकार तो टोटली डिपेंड करता है एमओसी पर, है ना। अब एमओसी अगर आपकी भाई सीधी सी बात है बढ़ती हुई आ रही है तो ऐसा बनेगा, और स्ट्रेट लाइन आ रही है, सॉरी कांस्टेंट आ रही है तो ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब आपको इसकी एमओसी निकालनी पड़ेगी, वो मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। इसको फ़िलहाल मैं अभी आपको थ्योरी पोर्शन के हिसाब से समझा रहा हूँ। आइए देखिए, पीपीसी में खिसकाव। देखिए पीपीसी क्या शो करता है, पीपीसी 2 वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को बताता है। अब पीपीसी दाईं तरफ भी जा सकता है और बाईं तरफ भी। दाईं तरफ जाने का मतलब होता है किसी चीज़ में वृद्धि। देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी ग्राफ अगर दाईं तरफ खिसकता है इसका मतलब क्या होता है, उसमें वृद्धि हो रही है, और बाईं तरफ खिसकता है तो इसका मतलब उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है ना। देखो जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको इसमें नोट्स के अंदर दिखाता हूं अपना लिखा हुआ। आइए इसमें देखिए, इस कंसेप्ट के अंदर देखिए, देखो इसमें से कोई भी काम, कोई भी देश के अंदर अच्छा काम होता है, ठीक है, तो पीपीसी राइट हैंड साइड जाएगा, और कोई भी गलत काम होता है तो लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं जैसे कहूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए हमारे देश के अंदर, तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा। उत्पादन कैसे बढ़ता है, जब फैक्ट्री नहीं चलेंगी भाई, जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो भाई सीधी सी बात है तो उत्पादन तो घटेगा। तो उत्पादन घटेगा तो उत्पादन संभावना वक्र किसकी संभावनाओं को बताता है, उत्पादन की। तो पीपीसी किस ओर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब बाई तरफ, ठीक है। लेकिन कोई भी अच्छा काम देश के अंदर हो, जैसे तकनीक अच्छी आ जाए हमारे देश के अंदर, स्वच्छ भारत अभियान है, अगर भाई स्वच्छ भारत, अगर स्वच्छता रहेगी देश के अंदर तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार कम पड़ेंगे तो छुट्टियां कम होगी, छुट्टियां कम होगी तो भाई उत्पादन सीधी सी बात है ज़्यादा होगा। सर्व शिक्षा अभियान, जैसे सब लोग पढ़ लिख लाए, जैसे आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जो घर में पढ़ लिख नहीं सकते, तो वो कहीं काम पे भी नहीं जा सकते, उन्हें कोई काम पे रखेगा नहीं। लेकिन अब वो सब पढ़ लिख लिए तो सीधी सी बात है उन्हें कोई भी काम पर रख सकता है, तो उत्पादन बढ़ेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो घर में जो खाली बैठी रहती हैं औरतें हमारी, वो पढ़ी लिख जाएंगी तो क्या होगा, वो नौकरी करेंगी, काम धंधा करेंगी, कहीं ड्यूटी करने जाएंगी, तो वहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा। तो इसमें से कोई भी आता है पॉइंट तो पीपीसी किस ओर जाएगा भैया, राइट हैंड साइड, मतलब उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ा तो दाईं तरफ, घटा तो बाईं तरफ, ठीक। अब जैसे आप कुछ सोच रहे होगे यार इसने ये तो बताया ही नहीं,
कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके स्कूल के अंदर 8 टीचरों का ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में हो गया, दूसरों वालों को तुम्हारे यहाँ पर हो गया, तो कोई फ़र्क पड़ा? भाई वो तो पहले से ही बंदे काम कर रहे हैं, है ना। भाई वहाँ के यहाँ आ गए, C1 के C2 में चले गए, C2 के C1 में आ गए, तो क्या हो गया? उत्पादन पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं भाई, वो तो पहले से ही काम कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा कि भाई फलाना ढिमकाना हो गया, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उत्पादन पर क्या फ़र्क पड़ेगा पीपीसी पर? तो आप बता देना उत्पादन पीपीसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भैया सीधी सी बात है, पीपीसी पर जो जैसा अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देना, घट रहा है तो घटा देना। आइए अब हम लोग बात करते भैया अवसर लागत की। ये अवसर लागत क्या होता है भैया? सुनो, अगर आपके पास 2 विकल्प होते हैं, क्या होते हैं? 2 विकल्प। 2 विकल्प का मतलब भैया आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपके पास एक खेत है। अगर आपके 10 के 10 लाख रुपए आप गेहूं के उत्पादन पर लगा दो, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, गेहूं का उत्पादन करना, चावल का। अगर आप गेहूं के उत्पादन पर लगाते तो भैया 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको, चावल के उत्पादन पर लगाते तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी, संभावना है। तो सीधी सी बात है भैया, तुम गेहूँ का उत्पादन करोगे, है ना, तो गेहूं के लिए तुमने किसको छोड़ दिया? चावल को। तो चावल क्या हो गई भैया? अवसर लागत। मतलब भैया जब तुम्हारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब आपके पास 2 अवसर हैं तो आप उसमें से बेस्ट को चुनोगे। आपको 2 ऑप्शंस दिए गए, साइंस साइड और कॉमर्स साइड, तो भैया ज़्यादातर बच्चे साइंस को चुनते हैं क्योंकि तेज़ चलते हैं बच्चे, ठीक है, चाहे उन पे झिले ना, लेकिन लेंगे साइड ही, साइंस ही लेंगे, चाहे वो दोबारा 11th करनी पड़े आर्ट साइड लेके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऐसा होता है भाई, ठीक है। चलो आओ मुद्दे पे आओ। कहने का मतलब भैया गेहूं और चावल 2 हैं आपके पास, तो गेहूं का उत्पादन करोगे, चावल को छोड़ दिया, तो जिसको छोड़ दिया वो अवसर लागत हो गई इसकी। फिर से सुनो, जब आपके पास 2 विकल्प होते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनोगे, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनोगे। उसके लिए आपने जिसको छोड़ दिया दूसरे विकल्प को, उसको अवसर लागत बोलते हैं, जिसको आपने चुना, ठीक भाई। आपके पास 2 ऑप्शन है, 50,000 की जॉब और 60,000 की, तुमने 60,000 वाली कर ली, 50 को छोड़ दिया, तो 60,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 50, इसको याद रखो। चलो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, क्या बात है। देखो अब इसके बाद ना भाई एक बात करते हैं, देखो ये जैसे डायग्राम बना हुआ है, पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपसे बोलेगा बताओ ये पॉइंट F क्या शो कर रहा है, पॉइंट P क्या शो कर रहा है, पॉइंट G क्या शो कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, कोई भी पॉइंट पीपीसी पर शो हो रहा है, इसका मतलब आप संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कर रहे हो। पूर्ण प्रयोग का मतलब भैया तुम पे 10 लाख रुपया है, 10 के 10 लाख रुपया तुमने उत्पादन पे लगा दिए, ठीक है, कुछ भी नहीं बचाया अपने पास, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है। अगर समझ में आया, पैसे सारे के सारे लगा दिए, जितना उत्पादन हो सकता था उस पैसे से हो रहा है। अब 10 लाख रुपए तुम्हारे पास है, तुमने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो पीपीसी के अंदर मतलब संसाधनों का अल्प प्रयोग। अगर आपके देश के अंदर ज़मीन जितनी है उसमें से कम ज़मीन पर उत्पादन हो रहा है, तो संसाधन है ज़मीन आपकी, क्योंकि ज़मीन की सहायता से उत्पादन किया जा रहा है, तो ये कहेगा सीधी सी बात है भैया अंदर पीपीसी के। और पीपीसी के बाहर का मतलब यह है औकात से बाहर, सीधी सी बात है भाई। मुद्दे की बात यह है भाई कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं और तुम सोच रहे हो कि हम 15 लाख रुपए का उत्पादन कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट ये सोच कर सकता है कि अपर्याप्त सहयोग, मतलब औकात से बाहर सोच रहे हो भाई। पॉइंट G ये है संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, ये है पूर्ण प्रयोग कर रहे हो भैया, जितना है सबका सब लगा दिया तुमने, ठीक। पॉइंट F संसाधनों का अल्प प्रयोग, ये पॉइंट याद रखना, ऐसे बन के आएगा। एक आपको बोला जाएगा बताओ ये फलाना ढिमकाने पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो जी आगे चल रहे हैं, आओ जी आ जाओ जी। सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ये अंतिम पॉइंट है आज का हमारा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल सिखा दूंगा एक। देखो भैया सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को समझने से पहले ये समझ लो भैया, तुम बुखार हो गया, ठीक है, तुम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर तुमसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, बेटा क्या खाया था, क्या पिया था। अब खाए पिएगा तुम्हें पता होगा, तुमने बता दी भैया ये खाया था ये पिया था, ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हें एक फर्रा सा बनाएंगे, तुम्हें सीधी सी बातें दवाई देंगे, इंजेक्शन में इंजेक्शन लगाएंगे, और फिर तुमसे ये बोलेंगे डॉक्टर साहब कि भाई एक काम करो, अब ये नहीं करना। देखो एक जो आपने किया और जो आपको नहीं करना, एक सजेशन दिया गया। तो भैया इकोनॉमिक्स में भी 2 चीज़ें हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र बताती है कि जीवन की वास्तविकता क्या है,
ये जीवन की वास्तविकता पर आधारित है। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज हैं, ये बताती है देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था और क्या हो रहा है, ठीक है। और एक आदर्शात्मक बताती है, अर्थशास्त्र जो है क्या होना चाहिए। जैसे देश के अंदर महंगाई है, सकारात्मक, देश के अंदर महंगाई नहीं होनी चाहिए, आदर्शात्मक। एक विचारों पर आधारित है, एक तथ्यों पर आधारित है। तथ्य का मतलब क्या होता है? आंकड़े। भैया सरकार कह रही है देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, क्यों है? देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि सरकार के पास तथ्य हैं, आंकड़े हैं, डाटा हैं, ठीक है। और एक विचारों पर आधारित, देश के अंदर जनसंख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आदर्शात्मक है। आदर्शात्मक स्थिति मतलब एक आइडियल सिचुएशन है, देश के अंदर नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। एक की जांच कर सकते, एक की नहीं कर सकते। अब इसको समझ लो भैया, भाई मान के चलो सरकार कह रही है इतनी जनसंख्या है, ठीक है, और विपक्ष कह रहा नहीं इतनी जनसंख्या नहीं है, तो बेटा दोबारा से जांच कर लो, है ना। इसकी जांच कर सकते हैं हम सकारात्मक की, लेकिन आदर्शात्मक की जांच नहीं कर सकते। सरकार कह रही है, मान के चलो विपक्ष कह रहा है देश की जनसंख्या को कम करने के लिए ऐसा करना चाहिए, भाई वो तो विचारों पर आधारित है, ऐसा हो ना हो हम आज इसकी जांच नहीं कर सकते, भविष्य में कर सकते लेकिन आज नहीं कर सकते। तो वर्तमान में वास्तविक आंकड़ों से जांच की जा सकती है सकारात्मक अर्थशास्त्र की, लेकिन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की हम वास्तविकता से जांच नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इसके बीच में 3 या 4 डिफरेंस पेपर में करने के लिए आएंगे, आपको ये करने हैं। एक मैं आपको बताना भूल गया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। देखिए इकोनॉमिक्स 2 प्रकार की हैं। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वो आपकी 11th में है, समष्टि अर्थशास्त्र आपकी 12th में है। व्यष्टि का मतलब छोटा, समष्टि का मतलब बड़ा, ठीक है। व्यष्टि को ऐसे समझो भैया, तुम स्कूल में फ़ोन ले गए, मास्टर पहले समझाएगा, ठीक है, कि बेटा फ़ोन मत लाया करो, ठीक है, समझ जाओ, सुधर जाओ, पढ़ने की उम्र है। अब भैया अगले दिन भी कोई सा नहीं माना, वो फिर फ़ोन ले गया। अब इसके बाद भैया बात बड़ी हो गई थोड़ी सी, उसने ले जाके पटक दिया उसको प्रिंसिपल के पास। अब इसको समझो, सकारात्मक का मतलब भैया जहाँ तक बात आपकी माइक्रो जो व्यष्टि की बात अगर हम लोग करें, जब प्रिंसिपल टीचर के पास आपकी बात की, मतलब कोई चीज़ छोटे लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है, और जब प्रिंसिपल के पास चले गई तो मैक्रो लेवल की होगी, थोड़ी बड़े लेवल की बात हो गई, ठीक है। तो फिर तुम सारी टीचरों की निगाहों में आ जाओगे, सारे बच्चों की निगाहों में आ जाओगे। तो भैया व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत स्तर पर, छोटे स्तर पर जब हम लोग बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। बड़े लेवल का मतलब होता है जब हम लोग बड़े लेवल पर बात करें, पूरे देश के लेवल पर बात करते हैं, तो वो हो गया भैया समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जब हम लोग बात करें। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक फर्म के अंदर से टमाटरों के दाम बढ़ रहे हैं भैया, ठीक है, तो ये तो एक व्यक्तिगत एक चीज़ हो गई, इंडिविजुअल चीज़ हो गई भैया, चलो व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब मैं कहूँ पूरे देश के अंदर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। एक सूती वस्त्र उद्योग है, उसके अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी उसकी कीमतें रखी गई, तो सूती वस्त्र उद्योग की बात करी है हमने, तो ये हो गया भैया व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब देश के अंदर कुल उत्पादन कितना है, ठीक है, कुल पूर्ति कितनी है, अगर हम इसकी बात करें, कुल मांग, कुल पूर्ति, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पूरे देश के लेवल पर बात की जाती है, तो यह है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। मेजर 2 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, मैक्सिमम 3, तीसरा रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो व्यष्टि और समष्टि में भैया यही छोटा सा अंतर होता है, या आपको एक स्टेटमेंट डाल के देगा, पूछेगा भैया बताओ ये व्यष्टि है या फिर समष्टि, और देख लेना बड़े लेवल की बात हो तो भैया समष्टि है, अदरवाइज़ वो कौन सी है भैया, व्यष्टि है, ठीक है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट, एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ भैया। देखो जैसे भैया ये न्यूमेरिकल है, आओ, जैसे भाई ये है गेहूं और चावल, ठीक है, 100, 90, 70, 40, 0, 0, 1, 2, 3, 4। अब मुझे भैया इसकी निकालनी है MOC। MOC का मतलब भैया सीधी सी बात है कि मैंने आपको बताया था भैया लॉस ऊपर और प्रॉफिट नीचे। जब मैं इसकी MOC निकालूंगा तो देखो, अब मैं जब इसकी निकाल रहा हूँ तो इसके ऊपर का अंतर देखो भैया, प्रॉफिट किस में हो रहा है,
भैया इसका प्रोडक्शन मेरे भैया इसका 0 से 1 हो गया तो इसका नीचे है, इसमें हो गया लॉस कितने का 10 का, तो भैया ये 10 आ गया। चलो जी, अब इसके बाद देखो, अब जब इसका निकालते हैं ना मेरे भाई या बहन, तो इसको एक्चुअली क्या होता है, हम इन दोनों को देखते हैं बस, मार्जिन का मतलब डिफरेंस। अब ये देखो आप प्रॉफिट किस में हो रहा है दीदी, इसका प्रोडक्शन 1 से 2 हो गया, बिल्कुल सही बात है, इसका 90-70 हो गया, तो हाँ इसका मतलब प्रॉफिट इसमें हो गया भाई 1 का, है ना, 1 का अंतर देखते हैं भैया, है ना। और इसमें लॉस कितने का हो गया 20 का हो गया। चलो जी वेरी गुड। अब इसको देखो कितने का प्रॉफिट हो गया 1 का, लॉस कितने का हो गया भैया 30 का, वेरी गुड। इसमें प्रॉफिट हो गया 1 का, इसमें हो गया कितने का 40 का, 40। तो ये एमओसी लगातार क्या हो रही दीदी भाई, बढ़ती भी आ रही है। तो इसीलिए भैया जो पीपीसी जो होता है किस आकार का बनेगा, ऐसे न तो उधर। अगर आप इसी में से कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अगर आपकी जैसे एमओसी लगातार क्या होती है बराबर आती है, बराबर 1 1 1 1 ऐसी आती है, तो जो पीपीसी बनेगा वो कैसा बनेगा भैया, सरल रेखा, पीछे बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसा, आपको क्या करना है भाई, उसे सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है उसका आकार कैसा है, ठीक। अगर भैया घटती हुई आती है, बढ़ती हुई आती है ऐसी, तो वो कैसा बनेगा न तो उधर। अगर वो आती है बिल्कुल 1 1 1 1 ऐसा आता है तो बनेगा ऐसा, ठीक है। अगर वो घटती हुई आती है तो कैसा बनेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोबारा से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी।